अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और हम टॉपिक पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का हमने एक टाइप तो स्टडी कर ली थी, डीएनए। आज हमने स्टार्ट करना होगा आरएनए के बारे में। बेटा आरएनए ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, इसका फंक्शन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर नोट लिखना होता है। जब न्यूक्लिक एसिड पे नोट लिखना होगा तो फिर आपको डीएनए और आरएनए दोनों टॉपिक्स लिखने पड़ते हैं। और अगर लॉन्ग की बात करें तो डीएनए का अलग से भी लॉन्ग आता है और आरएनए का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बेटे पहले आप शॉर्ट में करोगे, आरएनए क्या होता है? आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे हमने डीएनए पढ़ा था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड था, तो ये क्या होगा हमारे पास? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इट इज अ राइबोस शुगर, ऑक्सीडेटेड शुगर होता है। यहां पर वो डीऑक्सीजनेटेड था तो ये ऑक्सीजनेटेड शुगर होगा। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। बेटा ये डीएनए से टोटली डिफरेंट होगा। वहां पर जो डीएनए था वो डीऑक्सीराइबोस शुगर था, तो ये राइबोस शुगर है, ऑक्सीजनेटेड शुगर होगा। जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए क्या था? डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल था। इसके बाद जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ आरएनए, जो कि एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का फंक्शन क्या होता है? तो बेटा आरएनए का फंक्शन समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा समझ लोगे कि डीएनए पहले आरएनए प्रोड्यूस करता है और अपनी इंफॉर्मेशंस, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस आरएनए को सेंड कर देता है। आरएनए उन इंफॉर्मेशंस के मुताबिक प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो क्या होगा इसका फंक्शन? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल एंड फॉर्म प्रोटीन। तो पहली बात आप इसमें समझोगे कि आरएनए का बेसिक फंक्शन क्या होगा। इसका बेसिक फंक्शन है टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय डीएनए। जो डीएनए इंस्ट्रक्शंस इसे देगा उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इट्स फंक्शन इज लाइक अ मैसेंजर। इसका फंक्शन ऐसे ही है जैसे एक मैसेंजर होता है। मैसेंजर का फंक्शन कैसे होगा इसे समझने के लिए पहले बेटा यहां स्केच समझोगे कि सबसे पहले मौजूद होता है डीएनए। डीएनए सिंथेसाइज एंड ट्रांसमिट इंस्ट्रक्शंस टू। डीएनए दो काम करता है। डीएनए सिंथेसाइज करता है, डीएनए सिंथेसाइज आरएनए। डीएनए पहले तो आरएनए को सिंथेसाइज बनाता है, उसके बाद एंड ट्रांसमिट इंस्ट्रक्शंस टू आरएनए। तो बेटा हमने दो बातें यहां पर पढ़ी। डीएनए आरएनए को सिंथेसाइज फॉर्मेशन आरएनए बनाता है और अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आरएनए को सेंड कर देता है, पास कर देता है। आरएनए क्या करेगा? आरएनए रिसीव, आरएनए इन इंफॉर्मेशंस को रिसीव करेगा जो इंफॉर्मेशंस डीएनए सेंड करता है। उन इंफॉर्मेशंस को रीड करता है, डिकोड करता है और उन इंफॉर्मेशंस के मुताबिक प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है। तो आरएनए क्या करता है? आरएनए सिंथेसाइज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोटीन। जो इंफॉर्मेशंस डीएनए देगा आरएनए उन इंफॉर्मेशंस के मुताबिक प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। कौन कौन से प्रोसेस करता है? ये मैसेंजर और किस तरह करता है? ये इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है फ्रॉम डीएनए। जो डीएनए से इंफॉर्मेशंस आ रही हैं उन इंफॉर्मेशन को रीड करता है, डिकोड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो बेटा ये इसका फंक्शन होगा कि डीएनए का फंक्शन क्या होगा। आपको पहले स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा, स्केच अच्छी तरह याद कर लो, इसका फंक्शन समझने में आसानी है। तो इसलिए जब ये इंफॉर्मेशंस को मूव कराता है तो इसे हम कहते हैं इस फंक्शन इज लाइक अ मैसेंजर। इसका जो फंक्शन है वो मैसेंजर टाइप होता है, इंटरमीडिएट वर्क करता है। एक्चुअली डीएनए से प्रोटीन बनती है तो दरमियान में मैसेंजर होगा जो क्या करेगा? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ये बेटा हमारे पास डीएनए का फंक्शन होगा। इसके बाद हमने चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है नेक्स्ट विटामिन की बात करनी है। विटामिन क्या होते हैं? बेटा विटामिन अगर हम इसके पहले हिस्ट्री की बात करें तो इन 1912 हुपकिंस साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने यह नोटिस किया
कि बॉडी की ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह तो चाहिए, लेकिन इनके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं। वो कंपोनेंट्स चाहिए कम मिकदार में होते हैं, लेकिन वो ग्रोथ के लिए लाजमी होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को हुपकिन ने नाम क्या दिया? एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया उसने। तो इसके हम एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ेंगे? इन 1912 हुपकिन ने ये नोटिस किया कि एडिशन टू द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, लिपिड्स, there are other substances also needed for the normal growth। बॉडी की ग्रोथ के लिए कुछ और सब्सटेंसेस भी चाहिए। These substances are required in a small amount। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए लाजमी होते हैं। These substances are called एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। तो बेटा ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहां पर कि व्हाट इज एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स? वो फैक्टर्स जिन्हें बॉडी की ग्रोथ के लिए लाजमी होते हैं, इनकी मिकदार बॉडी के लिए कम चाहिए होती है, लेकिन ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? लेटर फंक। इसके बाद एक और साइंटिस्ट का नाम था फंक। नेम दीज सब्सटेंसेस विटामिन्स। बाद में क्या किया? फंक साइंटिस्ट ने इन सब्सटेंसेस का नाम चेंज कर दिया। जिनका पहला नाम रखा था एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, उसने इसका नाम क्या बना दिया? विटामिन्स का नाम दिया। और इसने एक विटामिन डिस्कवर भी किया। फंक ने जो विटामिन डिस्कवर किया, विटामिन B1, जिसे थायामीन भी कहते हैं। तो बेटा ये एमसीक्यूज में आता है कि हमारे पास जो फंक साइंटिस्ट है, इसने कौन सा विटामिन हमारे पास डिस्कवर किया? B1 होगा, जो क्या होगा? हमारे B12 होगा, हमारे पास थायामीन कहलाएगा। ये हमारे पास शुरू में एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स की डेफिनेशन और फंक का वर्ग याद करोगे। इसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, बेटा विटामिन दो तरह के हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें कहेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट्स में डिसॉल्व होते हैं, उन्हें कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। तो आज हमने पहली टाइप पढ़नी होगी, टाइप्स ऑफ विटामिन में फैट सॉल्युबल विटामिन। बेटा नाम से मेंशन है फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि फैट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जो क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे विटामिन जो फैट में डिसॉल्व होते हैं, उन्हें कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और विटामिन कौन से होंगे बेटा? विटामिन ए, डी, ई एंड के। मतलब कि विटामिन बी एंड सी के अलावा बाकी तमाम क्या होंगे हमारे पास? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ए, डी, ई एंड के, ये तो विटामिन हमारे पास है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन के फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं और एग्जाम्पल। फिर आगे इसका हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट। ये बेटा इसके लिए हम दो हेडिंग्स बना सकते हैं, डिसएडवांटेज, ये इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हार्मफुल इफेक्ट। अब ये जो हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि अगर फैट सॉल्युबल विटामिन को लार्ज अमाउंट अगर फैट सॉल्युबल विटामिन को ज्यादा मिकदार में इनटेक ले लिया जाए, खा लिया जाए, तो अगर फैट सॉल्युबल विटामिन को ज्यादा मिकदार में यूज कर ले तो ये क्या होते हैं? दे अकोमोलेट इन बॉडी। तो ये बॉडी के अंदर अकोमोलेट, जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर डिसॉल्व होते नहीं है। तो जब हम इसे ज्यादा यूज करेंगे तो ये जाकर बॉडी के अंदर अकोमोलेट, जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये बॉडी के अंदर जमा होना, अकोमोलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी वजह से डिजीज होती है। वो पहले तो हो गया हमारे पास बोन पेन हो सकता है, बोन पेन, हड्डियों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इसका जो दूसरी डिजीज होती है वो हमारे पास क्या कहते हैं? हमारे पास स्टोन लाइक डिपॉजिट इन किडनी। इसके अलावा इसकी दूसरी डिजीज कौन सी क्लास करता है हमारे पास? अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन ज्यादा मिकदार में यूज करते हैं तो बॉडी में अकोमोलेट होते हैं, उसे बोन पेन हो सकता है, या फिर स्टोन लाइक डिपॉजिट इन द किडनी के अंदर स्टोन लाइक डिपॉजिट हो जाती है, जिसे पथरी भी कह सकते हैं। पथरी जैसे होती है स्टोन में, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है? पेनफुल होता है।
तो बेटा ये डिजीज होती हैं जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ज्यादा मिकदार में यूज करते हैं तो बॉडी में कमोलेट होते हैं। इसी तरह अगर फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हम डेफिशिएंसी कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी डिजीज होती हैं। उससे क्या डिजीज होंगी इसके बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करना होगा। तो बेटा यहां तक हमारे पास हमने एक पढ़ लिया कि लार्ज अमाउंट से डिजीज होती हैं। तो यह टॉपिक हम यहां तक कंप्लीट करते हैं। अल्लाह।